नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। महंगाई जनता के लिए ठोस पदार्थ है जो आम आदमी देख सकता है, जो खुद आम इंसान को छू सकती है। लेकिन वही महंगाई क्या सत्ता में बैठे लोगों के लिए हीलियम गैस की तरह होती है, यानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन? तभी तो महंगाई बहुत सारे नेताओं को न दिखती है न महसूस होती है। महंगाई पर लगाम के लिए सरकार बहुत कोशिश करती आ रही है, लेकिन 5 साल में खाने पीने के सामान में ही कितने दाम बढ़ गए, ये आज खुद संसद में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री की तरफ से बताया गया। ये आंकड़े देश के वो राजनेता जरूर देखें जो कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं, जो बोलते हैं कि महंगाई है तो आय भी बढ़ी है, जिनके बयान है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहिए तो महंगाई मत देखो। बटाट्याचा भाव कमी करण्यासाठी प्रधानमंत्री केलं नाही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा। महंगाई से आम आदमी का जिया जले जान जले, धुआं उठे वाला हाल है। और लगातार मंत्री से लेकर सांसद विधायक कहते आए, महंगाई या तो है नहीं या महंगाई है तो जनता पर असर नहीं। महंगाई को नकारने वाले राजनेताओं को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब के इस पन्ने को जरूर पढ़ना, याद करना और सहेज कर रखना होगा, जो संसद के बजट सत्र में बदरुद्दीन अजमल की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में आया है, जिसमें पूछा गया 5 साल में खाने की वस्तुओं के दाम कितने बढ़े। जवाब में सरकार ने बताया, आम आदमी की थाली में आने वाला चावल 2016-17 में 27 रुपए 71 पैसे प्रति किलो से 2021-22 में 35 रुपए 65 पैसे प्रति किलो हो गया। 5 साल में चावल 7 रुपए 94 पैसे प्रति किलो तक महंगा। गेहूं का आटा 5 साल में 25 रुपए 64 पैसे प्रति किलो से 30 रुपए 50 पैसे प्रति किलो पहुंच गया। यानी 5 साल में रोटी के लिए गेहूं का आटा भी 4 रुपए 86 पैसे महंगा हुआ। मूंग दाल पेट के लिए मेडिकल शास्त्र में बहुत स्वास्थ्यवर्धक बताई गई, लेकिन महंगाई शास्त्र में जेब के लिए हानिकारक बनी है, जो 2016-17 में 89 रुपए 14 पैसे प्रति किलो से दिसंबर 2021 तक 103 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो गई। यानी 14 रुपए 36 पैसे प्रति किलो की महंगाई मूंग की दाल में। यानी रोटी बनाना महंगा, खाना महंगा, चावल खाकर पेट भरना महंगा। मूंग की दाल भी 5 साल में महंगी। जबकि 5 दिन पहले केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल जनता को ठाणे में संदेश दे रहे थे कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वापस चाहिए, तो कृपया दाल, आलू और प्याज की महंगाई भूल जाइए। कदाचित 2024 पर्यंत काहीतरी होईल, पाक ऑक्युपाय काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात। म्हणून कांदे, बटाटे, तूर डाळ, मूग डाळ याच्यातून बाहेर आपण आलं पाहिजे। कुछ लोग संभव है कि पीओके को देश में मिलाने के लिए, महंगाई का भार उठाने के लिए व्हाट्सएप संदेश तैयार रखें, लेकिन गरीब की सोचिए, जिसे सरकार मुफ्त राशन के नाम पर चावल गेहूं तो देती है, लेकिन खाना पकेगा तेल में। और तेल की महंगाई पर सरकार संसद में खुद बताती है कि सरसों का तेल 5 साल में 109 रुपए से 175 रुपए का हो गया, यानी 66 रुपए का महंगा। मूंगफली का तेल 133 रुपए प्रति लीटर से 175 रुपए का हो गया, यानी 42 रुपए 5 साल में महंगा। वनस्पति 75 रुपए से 133 रुपए का हो चुका है। 58 रुपए की महंगाई 5 साल में आ गई। सोया तेल 83 रुपए का 2016-17 में था। सरकार कहती है कि इसकी कीमत दिसंबर 2021 तक 150 रुपए के पार हो गई है, यानी 5 साल में 67 रुपए की महंगाई सोया तेल में आई है। पाम ऑयल तक 70 रुपए प्रति लीटर से 130 रुपए के पार है, यानी महंगाई के 5 साल में 60 रुपए प्रति लीटर ज्यादा। फिर भी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल का बयान रहता है कि मटन महंगा खा सकते हो तो महंगाई महसूस मत करो। 750 रुपये किलोचा मटन आपण घेऊन येतो, 10 रुपयाचा कांदा त्याच्यातला। 750 रुपये किलोचं मटन आपल्याला महाग वाटत नाही, 10 रुपयाचा कांदा आपल्याला महाग वाटतो। 500-600 रुपयाचा पिझ्झा खातात, की मोदीजींना कांदे बटाट्याचा भाव कमी करण्यासाठी प्रधानमंत्री केलं नाही। महंगाई पर वार अब की बार हमारी सरकार के नारे भूल गए शायद मंत्री कपिल पाटिल। वैसे पंचायती राज राज्य मंत्री को भी
उपभोक्ता मंत्रालय के इस जवाब को याद करना जरूरी है, जिसमें बताया जाता है कि चना दाल 5 साल के मुकाबले भले सस्ती हुई हो, लेकिन 3 साल के मुकाबले 10 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। अरहर दाल के दाम 2016-17 से 2018-19 के बीच गिर गए। 121 रुपए प्रति किलो की दाल अरहर की तब 71 रुपए तक गिर कर आई, लेकिन फिर 3 साल में 71 रुपए से दिसंबर 2021 तक अरहर की दाल 105 रुपए तक महंगी हो गई। उड़द दाल के दही बड़े बहुत शानदार बनते हैं, लेकिन जानते हैं ये दाल भी 16-17 से 18-19 तक 58 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। फिर 18-19 से दिसंबर 2021 तक उड़द दाल 37 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। यानी 5 साल में खाने की थाली में महंगाई ने रायता फैला दिया, लेकिन 4 महीने के भीतर महंगाई के उसी रायते को समेटने की बजाय कुछ मंत्री और नेताओं ने और रायता फैलाया। मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है, कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30 हजार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। आमदनी प्रत्येक वर्ग की बढ़ गई। महंगाई के बचाव में नेता ऐसे बोलते हैं जैसे खुद जाकर चुपके से जेब में पैसा जनता की रख के आ रहे हैं, जबकि संसद में ही खाद्य मंत्रालय कहता है कि दूध के दाम भी 5 साल में 9 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए और नमक भी चुटकी भरी डालते हैं, लेकिन वो भी 4 रुपए तक महंगा हुआ है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ देश का बजट आता है, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए के निवेश की बात आती है, लेकिन उससे भी पहले देश में चुनावी दलों के फंड में करोड़ों रुपए कंपनियां, संस्थाएं निवेश करने की तैयारी कर लेती। हमारे देश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जिन्हें बीते आम चुनाव में कुल वोट का कम से कम 1% मत मिला हो, ऐसे दलों के लिए कोई व्यक्ति, संस्था, संगठन, कंपनी चुनावी बॉन्ड खरीदकर पार्टी के खाते में जमा करता है। ऐसे में जब जनता की कमाई बढ़ती नहीं है, तब पता चला कि पार्टियों की कमाई घटती नहीं है। जब जनता को इलाज के लिए अस्पताल तक लाने वाली सरकारी एम्बुलेंस खस्ताहाल होकर सड़क के किनारे पड़ी और खड़ी रहती हो, जब बिहार के कटिहार की ये तस्वीर बताए कि आम आदमी अब भी सरकारी खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के नाते गर्भवती महिला को ठेले पर अस्पताल लाने के लिए मजबूर है, तब ये बात आम जनता को पक्का चुभेगी कि 1 से 10 जनवरी के बीच देश में पार्टियों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री 10 दिन के लिए खुली तो रिकॉर्ड 1213 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड पार्टियों को देने के लिए बिक गए। जब बिहार के हाजीपुर में एम्बुलेंस की हालत यूं हो कि पहले धक्का मारो तब स्टार्ट होती है, जब बिना धक्के के सरकारी अस्पतालों तक लाने वाली एम्बुलेंस को चलाया भी ना जा सके, सरकाया भी ना जा सके, जब हाजीपुर के सदर अस्पताल में हालत ये हो कि ज्यादातर एम्बुलेंस मरीज को सुरक्षित समय तक अस्पताल लाने की हालत में ना दिखें, जब धक्का मार ड्राइवर बनने की जगह एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल कर दें, तब संसाधनों के अभाव में भले जनता जिए, लेकिन तब भी राजनीतिक दलों के लिए देश में साधन, संसाधन और संपत्ति में इजाफा होता है। तभी तो पिछली बार जहां 10 दिन में 695 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री पार्टियों को देने के लिए हो गई थी, इस बार 10 दिन में ही उसकी डबल बिक्री 1213 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड के साथ साल की शुरुआत में आई। महंगाई और घटी कमाई के पिंजरे में फंसकर फड़फड़ाते आम आदमी की चिंता फिर क्यों होगी, जहां जनबल से ज्यादा धनबल हावी हो। नतीजा ये है, जब एक तरफ संसद में बताया जाता है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 1 मार्च 2020 तक 8,72,243 पद खाली पड़े हैं, तब ये भी जानकारी आ जाती है कि दिल्ली में 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच 117 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक की शाखा से पार्टियों को चंदे में देने के लिए बेचे गए। जब राज्यसभा में सरकारी आंकड़ा कहता है कि केंद्र के तहत आने वाली समूह ग की नौकरियों में 1 मार्च 2020 तक 7,56,146 पद खाली हैं, तब ये भी पता चलता है कि चुनावी दलों का पार्टी फंड वाला खाता भरने के लिए कोलकाता की स्टेट बैंक की शाखा से
जनवरी के पहले 10 दिन में 154 करोड़ रुपए और मुंबई की शाखा से 489 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए। नियम के मुताबिक अब तक ये चुनावी बॉन्ड्स पार्टियों की चुनावी चादर में यानी खाते में पहुंच गए होंगे। मतलब ये कि साल के पहले 25 दिन के भीतर 1213 करोड़ रुपए का चुनावी कल्याण देश के दलों का हो चुका है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। एसी क्या करता है? गर्म हवा को खींचकर उसे ठंडा करके दोबारा कमरे में छोड़ता है। इस तरह हवा के तापमान को अनुकूल बनाता है। यही वातानुकूलित राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, जहां चुनावी हवा को अपने अनुकूल बनाने के लिए बड़े बड़े नेता राजनीतिक बयान दे रहे हैं। उस रिपोर्ट तक पहुंचने से पहले देखिए कैसे हर पार्टी के प्रत्याशी सियासत को अपने अनुकूल अपने क्षेत्र में करने के लिए आचार संहिता, भारतीय दंड संहिता को दरकिनार कर रहे हैं। लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे। यहाँ केवल बजरंग बली रहेंगे। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि लौनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली रहेंगे। उसके कलर को बना दे, मत डालना काम आपको करना है। 10 तारीख के बाद एक एक का हिसाब करने का काम करेंगे। हमने उसके कहा आदर्श आचार संहिता, भारतीय दंड संहिता, सारी संहिताओं को मानो नेताओं ने दूर से नमस्कार करके तय कर लिया है कि धमकी और धर्म के नाम पर ही चुनाव जीतेंगे। यूं तो आदर्श आचार संहिता में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत धारा 125 में कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के जरिए भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देगा या प्रयास करेगा तो वो संज्ञेय अपराध का दोषी होगा। लेकिन मिलिए कानपुर में किदवई नगर से बीजेपी के प्रत्याशी महेश त्रिवेदी से, जो अपने भड़काऊ भाषण के लिए जांच के घेरे में आए। हम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि इस बार जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे। जनता खुश हो जाती है, नेताजी दम दिखाते हैं, लेकिन आदर्श आचार संहिता का दम तब निकल जाता है। कानून को देखें तो आईपीसी की धारा 153A के मुताबिक धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करना अपराध है। लेकिन नंद किशोर गुर्जर लोनी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मानो ये सारे कानून वोट मांगते वक्त खत्म हो जाते हैं। पहले इनका विवादित बयान सुनिए। देखिए, अली के मानने वाले, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं उस पर अड़ी हूँ। यहाँ नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान जाएं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा इसीलिए हुआ था कि जो अली को मानने वाले हैं वो पाकिस्तान जाएं, जो भारत माता को मानने वाले, भगवान श्री राम को मानने वाले, वो हिंदुस्तान में रहेंगे। कानून के मुताबिक आईपीसी की धारा 153B उन लोगों पर लगाई जाती है जो राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन नंद किशोर गुर्जर वोट के लिए क्या क्या खंड खंड करते हैं, सुनिएगा। यहाँ केवल बजरंग बली रहेंगे। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि लौनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली रहेंगे। आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज ने विवादित बयान देते प्रत्याशी को टोका और संविधान याद दिलाया। आप क्या कह रहे हैं, मुस्लिम नहीं रहेंगे लोनी में? ये नहीं कह रहे हम। क्या कह रहे? आपने हमारी बात को समझा नहीं। जो राम राम करने वाले उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो राम को मानने वाले नहीं है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो राम को मानने वाले नहीं हैं, दूसरे धर्म के लोग, वो यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, कोई नहीं रहेगा। आप भारत के संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? नहीं, भारत का संविधान कहता है कि सबको धर्म की आजादी है, लेकिन उस धर्म की आजादी में मोहम्मद अली जिन्ना को मानने वाले, जिसने भारत माता के टुकड़े किए, 5 लाख हिंदुओं को कटवाया, बहन बेटियों के बलात्कार किए, उस विचारधारा की पार्टी जो अपराधियों को टिकट दे रही है, जो आतंकवादियों को रिहा करती हो, कारसेवकों पर गोली चलाती हो, ऐसी विचारधारा के समर्थकों को। और लोगों में फर्क है ना, आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं। पार्टी, आप पॉलिटिकल वॉर और लोगों में फर्क है ना। आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने साफ कहा ना, जो अली को मानने वाले वो रहेंगे नहीं। जो राम राम करने वाले, जो ये मानते हैं कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज थे, वो खूब रहे, हमें क्या दिक्कत है। जय श्री राम। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के मुताबिक दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत करने पर जेल भेजने का प्रावधान है। लेकिन चुनाव में ऐसे बयान लगातार आते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं हो पाती। होती तो राम मूर्ति वर्मा टांडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी क्या वोट मांगने के लिए यूं मंच से ही सरकार बन जाने पर अधिकारियों का हिसाब कर देने की धमकी दे पाते? लेखपाल हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, जो भी है, जो हमारे लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, 10 तारीख के बाद
एक एक का हिसाब करने का काम करेंगे। हिसाब करने वाले ऐसे नेताओं का हिसाब कानून से होना चाहिए। अगर सख्ती से ऐसा होता तो रफीक अंसारी, मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक, ऐसे बयान देने की सोच भी नहीं पाते। बात की है उसने, इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा मेरठ के अंदर। साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। हर चुनाव में नंदकिशोर गुर्जर और रफीक अंसारी जैसे नेता हर पार्टी के धर्म के आधार पर वोट खुलेआम मांगते हैं। हर चुनाव में धमकी देकर देख लेने की बात करने वाले वोट मांगते रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता रहता है क्योंकि इलेक्शन में भड़काने वाले बयानों की जांच सुस्त चलती है, मामले लंबित रहते हैं, चुनाव फिर से आ जाते हैं। गाजियाबाद से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव 7 चरण में अलग अलग सीट पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन विवादित बयानों की लहर हर चरण में चलनी है। बड़े नेताओं ने इसके लिए अलग से कमान संभाल रखी है। ऐसे वातानुकूलित राजनीति से किस वोटर को अपने अनुकूल करना होता है, अब ये देखिए। चुनावी राजनीति में एक होता है कर्मठ वोटर, एक होता है स्विंग वोटर। कर्मठ वोटर बाएं दाएं कभी नहीं देखता, जहां सोचता है वही वोट देता है। स्विंग वोटर वो जो माहौल भांपता रहता है किधर जाना है। उसी वोटर को अपने हिसाब से चुनावी माहौल की हवा में अपने अनुकूल करने के लिए उत्तर प्रदेश में वातानुकूलित राजनीति चल रही है, जहां चर्चा चुनावी गर्मी और कंप्रेसर की होती है। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। पहले चरण में यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है। किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहाँ के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहे। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर। तो कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? ये सपा पार्टी या कोई और बताइए जरा। ये इमरान को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? जोर से बोलो, कौन? मित्रों, आजम खान को किसने अपनी गोदी में बिठाया था? आज तीनों के तीनों कहां है? कहां है? कहां है? थोड़ी गलती हो गई तो निकल कर
लखनऊ के सचिवालय में दिखाई पड़ेंगे। गलती करोगे क्या? करोगे क्या? हम समाजवादी लोग हैं, आप आरएलडी हैं, उन्हें दुख इसी बात का है कि दोनों साथ क्यों हैं, दोनों उनका सूपा साफ करना है। जिस इलाके से उन्हें बहुत घमंड था, उस इलाके में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया बन जाए। राजनीति में तस्वीरें दिलचस्प कहानी बन जाती हैं। जैसे बुलंदशहर में एक तरफ रथ पर अखिलेश और जयंत चौधरी थे, रोड शो चल रहा था। प्रचार करती प्रियंका भी उसी वक्त कार्यकर्ताओं के साथ सामने आ गई। रथ की लिफ्ट से ऊपर आए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने कार पर प्रचार करती प्रियंका को देखा। दोनों तरफ से हाथ हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन हुआ। अब परिणाम बताएंगे 10 मार्च को कि ये दूरी यूं ही बनी रहेगी या फिर आगे हाथ साथ आकर भी मिल जाएंगे अगर राजनीति इनके वातानुकूलित हुई। बुलंदशहर से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर उत्तर प्रदेश में फायरिंग हो गई। ये फायरिंग उस समय हुई जब ओवैसी हापुड़ जिले के पिलखुआ से एक सभा करके नोएडा जा रहे थे। आज तक के पास इस घटना के CCTV फुटेज मौजूद है, जिसमें हमलावरों को फायरिंग करते साफ देखा जा सकता है। फायरिंग की घटना के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक से बातचीत करते हुए सिलसिलेवार पूरी घटना को बयां किया और इसे एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया हमला बताया। ओवैसी की कार पर फायरिंग का ये एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज सबसे पहले आज तक पर चला। वीडियो में देखा जा सकता है कि लाल रंग की टी-शर्ट में एक लड़का टोल पर खड़ी ओवैसी की गाड़ी के पास से हाथ में कुछ लेकर गुजरता है और इतने में ही फायरिंग हो जाती है। हमलावर ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। हमलावर कितनी तेजी में था, इसका अंदाजा वीडियो को देखकर भी लगाया जा सकता है। भागते समय वो बगल से गुजरने वाली कार से टकराता है और सड़क पर गिर जाता है। इसी दौरान सामने से एक व्हाइट शर्ट में युवक आता है जिसके हाथों में बंदूक है। ये शख्स ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग करता है, जिसका चेहरा भी CCTV फुटेज में नजर आ रहा है। जिस वक्त ये एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज आज तक पर चला, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आज तक पर ही लाइव थे। चल गया पैर पर। माजिद हुसैन के ड्राइवर ने एक पर गाड़ी चढ़ाई, वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर। तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर, और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन है हैदराबाद। हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। खैर ये तो फॉरेंसिक और पुलिस के लोग बताएंगे, मगर इन लोगों, इस तरह के लोगों को खुली छूट दी गई है पूरे भारत में। ये असदुद्दीन ओवैसी की कार है जिस पर गोलियों के निशान हैं। उनके काफिले पर गोलियां उस वक्त चली जब वो नोएडा में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है और इसे सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। और इसके पीछे यकीनन कोई मास्टरमाइंड है, ताकतें हैं जो संविधान से नफरत करती हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज से नफरत करती हैं। इसीलिए इस तरह का बुज़दिलाना, कातिलाना हमला हम पर किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, भारत के प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सही तहकीकात करेगा। इसको सिर्फ इजी नहीं लेगा, ऐसा नहीं कह देगा कि नहीं ये तो ऐसा ही थे, फुलां थे, या फिर कोई पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ऐसा किया, शोहरत हासिल करने के लिए। ये नहीं है। ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलने की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और अधिकारी पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है। उनके पास से पिस्टल बरामद हो गई है जिससे फायरिंग की गई थी। वीडियो फुटेज को देखने से तथा जो लोग वहां हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। उसे
उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये फायरिंग क्यों की गई? क्या वाकई हमलावरों के निशाने पर ओवैसी थे, जैसा वो दावा कर रहे हैं? ये सारी बातें तो जांच में साफ हो पाएंगी, लेकिन ओवैसी के काफिले पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग ने चुनाव के टाइम पर यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, एक सचिन एक शुभम। पुलिस की अब तक की तफ्तीश ये बताती है कि ये दोनों पक्के दोस्त थे, हेट स्पीच सुना करते थे। बाकी चीजें धीरे धीरे एक एक करके सामने आती जाएंगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को भी शक इसी बात पर था। जब आज तक से वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रयागराज में जिस तरह का एक धर्म संसद के आयोजन हुआ था और वहां पर उनके खिलाफ बयान दिए गए थे, उन्हें शक था कि शायद ये हमलावर उसी कारण आए। माजिद हुसैन के ड्राइवर ने एक पर गाड़ी चढ़ाई, वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। खैर ये तो फॉरेंसिक और पुलिस के लोग बताएंगे, मगर इन लोगों, इस तरह के लोगों को खुली छूट दी गई है पूरे भारत में। जब कोई जेनोसाइड की बात करता है, जब कोई इस तरह करता है, तो अगर सरकार इन लोगों को रोकेगी नहीं तो फिर आज 4 मरतबा के MP पर गोली चलाई गई, कल फिर कौन सेफ है इस देश में? मगर हम तो अपनी हिम्मत से, हौसले से काम करते रहेंगे और मैं बराबर उत्तर प्रदेश के कैंपेन में जाऊंगा और कैंपेन करूंगा। मैं नहीं रुकने वाला हूं। मैं जनता की अदालत में जाकर अपनी बात को रखूंगा और जनता तय करेगी। ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है जी। और अगर मुझे कल स्पीकर साहब से लोकसभा के मिलने का मौका मिला तो मैं उनके पास भी जाकर अपनी इस पूरी बात को रखूंगा। ओवैसी साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, चुनावी वक्त भी है, लेकिन आप इसके पीछे बार बार इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक उन्माद या धार्मिक आधार पर पैदा हुआ नफरत, इसके लिए हुई नफरत इसके लिए जिम्मेदार है। आप इसके पीछे चुनावी वजह नहीं देख रहे हैं। जल्दबाजी तो नहीं हो रही? क्योंकि अभी नहीं मैडम, मेरी डिमांड यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको अपने कॉग्निसेंस में ले और वो इसका स्ट्रिक्ट व्यू करे। मेरा डिमांड प्रधानमंत्री से है और यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन से है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाएंगे और इसके पीछे यकीनन कोई मास्टरमाइंड है, ताकतें हैं जो संविधान से नफरत करती हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ से नफरत करती हैं। इसीलिए इस तरह का बुज़दिलाना, कातिलाना हमला हम पर किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, भारत के प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सही तहकीकात करेगा। इसको सिर्फ इजी नहीं लेगा, ऐसा नहीं कह देगा कि नहीं ये तो ऐसा ही थे, फुला थे, या फिर कोई पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ऐसा किया, शोहरत हासिल करने के लिए। ये नहीं है। इसको ये छोटा वाक़या नहीं है। इसको हम उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे जो दिमाग है उन शयातीन का, उन तमाम इविल फोर्सेस का, उसको बेनकाब करके उनको ही पकड़ेंगे। ऐसे लोग भी होंगे सर, आपने खुद कहा, जो इसे पब्लिसिटी स्टंट कहेंगे। नहीं मालूम क्योंकि आपने अभी कहा कि इसको पब्लिसिटी स्टंट ना माने, तो उसी पर मेरा सवाल था कि क्या ऐसे लोग हैं, होंगे? हमको जो अभी रिपोर्ट आ रही है वहाँ के लोकल थाना से कोई पुलिस के लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे। अगर हम ये चाहेंगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं होना चाहिए, बल्कि सही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देश के सामने अगर 4 मरतबा के MP को इलेक्शन कैंपेन के दौरान में उस पर जान लेने की कोशिशें की जाती हैं तो फिर गलत है ये। आखिरी सवाल, सिक्योरिटी आपको नहीं लगता आपको लेनी चाहिए? जी मैडम, मैंने अपनी सियासी जिंदगी 1994 से शुरू की और अब तक मैं ना सिक्योरिटी लिया हूँ ना को BP गाड़ी लिया हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे अतराफ में लोग बंदूक लेकर चले, मेरी फितरत में नहीं है। मेरा मानना यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है मेरी जान की हिफाजत करना। नहीं लूंगा मैं, हरगिज नहीं लूंगा। अब लेंगे? चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे जाना एक दिन इस दुनिया। नहीं लेंगे अभी? नहीं लूंगा मैडम मैं।
नहीं लेंगे। मेरी मौत खुद मेरी जिंदगी की हिफाजत करेंगी, जो वक्त आएगा जाएंगे, मगर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मेरी जान की हिफाजत करें। अगर सरकार नाकाम हो रही है इन ताकतों को पहचानने के लिए, तो फिर ये सरकार जिम्मेदार रहेगी अगर कुछ मुस्तकबिल में कुछ होता है तो। क्या लग रहा है सर आपको, इसके पीछे कुछ समझ में आ रहा है? मैडम, ये तो हम तो डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसकी जांच पड़ताल कराए। मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन वो इसकी पूरी तहकीकात करें, क्योंकि ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। पूरा हमारे को फॉलो कर रहे थे, इनको हमारा पूरा प्रोग्राम मालूम, और ये कौन ताकतें हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह से हमारी जान पर हमला करके हमको ख़त्म करने की कोशिश की। मगर अल्लाह का फजलो करम है कि आज हमारा वक्त नहीं था। मगर एक बात तो मैं इन बुज़दिलाना हरकत करने वालों को और इनके पीछे जो दिमाग है उनको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी आवाज़ को, अपनी ज़बान को, अपनी ज़िंदगी के तर्ज अमल को, अपने एहतजाज को, जो संविधान मुझे बुनियादी हक देता है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मौत आएगी, मगर क्या फ़ायदा हो ज़िंदगी का अगर मैं इन लोगों से डर कर घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारूं। मेरी ज़िंदगी जो थी खुलेआम है। मैं 94 में MLA बना और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ना मैं पसंद करता हूं कि लोग मेरे अतराफ़ में हथियार लेकर चलें, मगर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका नोट लेगी, इसका पूरी जांच करवाएगी कौन है मास्टरमाइंड। मगर मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ, वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे, उन सब ने अपनी ज़बान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोज़ हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी गर्दन मार दो, मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है। ओवैसी साहब, क्या आप अपने ऊपर हुए हमले को सीधे हरिद्वार में हुई धर्म संसद से जोड़ रहे हैं? आपको लग रहा है वहां पर उकसाया गया आपके खिलाफ, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो धर्म संसद हुआ था, आप भी अपने करस्पॉन्डेंट से मालूम करवा सकते कि क्या क्या अनाप शनाप मेरे बारे में बका गया उसमें। और गाजियाबाद में आज से 1 महीना पहले किसी ने मेरी गर्दन लाने पर इनाम भी रखा था। मगर ये जब इस तरह की बकवास, इस तरह की धमकियां, इस तरह की गंदगी और हेट स्पीचेस की जाती हैं, तो ये तो सरकार का काम है कि फौरन उसको एक्शन लिया जाए। मगर नहीं लेने की वजह से इनकी हिम्मतें और बढ़ रही है। मुझ पर जिन लोगों ने हमला आज किया मेरी जान लेने का, मुझे नहीं पता कि कौन है वो लोग। ये तो अगर सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुझे ये बताया गया कि एक सहारनपुर का और एक आपके नोएडा का 2 लोग हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसको ब्रश ना कर दे, यूपी पुलिस को इजी ना लें, क्योंकि अगर कोई पूरा रेकी करता है, प्लान करता है, और उसको मालूम कि इस टोल गेट पर हर गाड़ी रुकेगी, तो आप 10 कदम पे 11 कदम के फासले से आप गोली चला रहे हैं, तो कौन है ये लोग? दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।